प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टेंट तीन तलाक के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि जो भी तीन तलाक के पक्ष में बात करते हैं वो लोग मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से बयान कि जो भी इंस्टेंट तीन तलाक इस पर उसके पक्ष में बात कर रहे हैं वो मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता पिता भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है वहां भी तीन तलाक बंद कर दिया है। अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। तीन तलाक पर भी बहुत सख्त टिप्पणी और खासकर उन दलीलों को लेकर जो कि कोर्ट में दी गई और कई सारी पार्टियों ने दी और कहा कि जब इस्लाम बहुल देश और जहां शरीयत लागू है वहीं उन देशों में अगर इसको हटा दिया गया है तो फिर आप कैसे भारत में इसकी पैरवी कर सकते हैं? तो आप कैसे इस्लाम के पक्ष में हो सकते हैं? सही के पक्ष पर जो चीज़ इस्लाम में अनिवार्य नहीं उसकी जिद क्यों कर रहे हैं? तो वोट बैंक पॉलिटिक्स को पूरी तरह से कॉल आउट करने की कोशिश की है, लेकिन क्या देश में इस वक्त ऐसा माहौल है? और प्रधानमंत्री जी का इजिप्ट दौरा, सऊदी अरेबिया यूएई से दोस्ती सहमति, क्या इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंटरनेशनली भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूसीसी के इंप्लीमेंटेशन में खासकर मुस्लिम बहुल देशों से सपोर्ट मिलेगा? देखिए, जब ओबामा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं भारत की, उनको अपने देश में समर्थन नहीं मिलता है और राष्ट्रपति बाइडेन तक काफ़ी न्यूट्रल स्टैंड अपनाए रखते हैं भारत को लेकर कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। दूसरी बात, अगर वहाँ के जॉनी मूर की भी आपने काफ़ी स्टेटमेंट देखा, जो वहाँ के रिलीजियस राइट्स के फॉर्मर कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने भी ओबामा को काफ़ी खरी खरी सुनाई है। तीसरी बात, हर चुनाव के पहले 2019 के पहले शाहीन बाग पर घिरा पड़ा था और ऐसा नैरेटिव बन रहा था जैसे रिलीजियस माइनॉरिटी के खिलाफ भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है। उनको धरने से हटाने की कोशिश तो कभी नहीं की सरकार ने, कोर्ट ने हटाया उनको। अब वही वैसा ही हाल कुछ अभी इस माहौल में हो रहा है जब विपक्षी एकता की बात हो रही है। पिछले बार बंगाल में आपको याद होगा, ममता बनर्जी उसके और चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद में लगे थे 25-30 नेताओं का हाथ पकड़ के बड़ी बड़ी रैलियां करने में। इस बार नीतीश जी के अंदर प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा बुला रहा है। तो मुझे लगता है ये सारी की सारी अपीजमेंट पॉलिटिक्स वाली राजनीति करने की तरफ जो बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है उसकी एक बहुत बड़ी काट है ये कि अब बीजेपी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। 2 एजेंडा संघ का पूरा हो चुका है, तीसरा जो समान आचार संहिता का है आनंद, वो इस बार पूरा करने की तैयारी है। तो मुझे नहीं लगता अब ज्यादा कुछ कहने की बात है प्रधानमंत्री के कहने के बाद। तो इसको कैसे किया जाएगा, लागू कैसे किया जाएगा? विपक्ष की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधा मुस्लिम समुदाय को ही चुनौती दी है, कहा है कि आप जागिए, आप समझिए कि कौन आपके हित की बात कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। देश में आज अलग अलग जगह सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर अलग अलग बखेड़े क्रिएट हो रहे हैं। हर कोर्ट यही कहता है कि एक समान आचार संहिता लाइए ताकि हम ऐसे डिस्प्यूट्स का निर्वाह कर सकें। लाखों केसेस ऐसे ही पेंडिंग हैं जो या तो जन्म, मृत्यु, इनहेरिटेंस से लेकर है कि किसको कितनी जायदाद मिलेगी, तो वो इनहेरिटेंस की बात आती है, तलाक यानी डिवोर्स पर आती है और मैरिज पर आती है। ये 5 मुद्दे हैं जो कि खासकर इन सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स में इनको समान आचार संहिता कवर करेगा।
आनंद, कई राज्यों ने समान आचार संहिता, उनको बीजेपी ने हेडक्वार्टर से कहा गया है सरकार की तरफ से कि आप अपने अपने राज्यों में करो। चुनाव में भी उन लोगों ने कहा है, कई बीजेपी शासित राज्यों में ये वायदा किया गया और उसमें कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है कॉमन सिविल कोड के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में काफ़ी कुछ काम कर चुकी है सरकार। अगर ट्रिपल तलाक हटा है तो ये समाज आचार संहिता का ही हिस्सा है। तो ये कई ऐसे कानून सरकार बना चुकी है जहां पे मुस्लिम समुदाय को भी इस दायरे में समान, जो देश के कानून, एक कानून के भीतर दायरे में लाने की कोशिश की गई है और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। मुस्लिम समाज भी काफ़ी बटा हुआ है। अगर वहाँ भी अगर काफ़ी एक तबका काफ़ी आगे एडवांस कर चुका है, दूसरा तबका जिसे पसमानदा कहते हैं वो पिछड़ चुका है। उस पसमानदा को सीधा संदेश देने की कोशिश हो रही है कि उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मुस्लिम समाज को ये बताना कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है बीजेपी की तरफ से। और दूसरी बात, समान आचार संहिता लागू करके सबको बराबरी का हक देने की बात हो रही है। तो ये भी मुस्लिम में जो पिछड़ गया है, विकास की राह में पिछड़ गई हैं जातियां मुस्लिम समाज में, उनको भी संदेश दिया जा रहा है। संविधान में समान अधिकार की बात हुई है तो इसको अपहोल्ड करने की आवश्यकता है, ये एक बात। तो पर्सनल लॉ यानी कॉमन सिविल कोड पर प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी टिप्पणी। दूसरी तरफ उन्होंने विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी आड़े हाथों लिया है। देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। अब वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमंदा मुसलमानों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि मुसलमानों को वोट लेकर उनकी आवाज को दबाया गया है। मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। पसमंदा मुसलमानों की बात की, मुसलमानों में पिछड़े वर्ग की बात की। सबसे पहली बात उन्होंने ये जातिवाद सिर्फ हिंदू समाज में है, इस भ्रम को तोड़ने का काम किया। दूसरा, उन्होंने हाईलाइट किया कि मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग ने मुस्लिम समुदाय के दूसरे वर्ग का शोषण किया है खुलेआम। तीसरा, पसमंदा मुसलमानों पर आह्वान किया कि देखिए हमारी नीतियां किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, आप भ्रम का चश्मा खोल दीजिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संदेश, बहुत सारे मैसेजेस एक साथ दे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
बिल्कुल, पसमानदा का एक ऐसा मुद्दा है जो आपको याद होगा, अगर 2005 से लेकर 10 तक नीतीश कुमार ने इन्हीं पसमानदा मुसलमानों का वोट बैंक अपनी तरफ किया था। मुसलमानों को भी बांटने में वो सफल हुए थे। अगर अपर कास्ट मुस्लिम अगर आरजेडी की तरफ गए थे तो पसमानदाओं ने बड़ी मात्रा में नीतीश कुमार को वोट दिया था जब वो बीजेपी के साथ थे। बीजेपी के साथ थे, वो जानते थे मुसलमान वोट नहीं देंगे, तो ऐसे में उन्होंने पसमानदाओं को साधा था। उसके बाद बीजेपी ने भी इसी यही राह पकड़ी थी। वो जानती थी पसमानदा मुसलमान विकास की राह में बहुत पीछे छूट गए। उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों तक शिक्षा तक नहीं पहुंची है, बढ़िया स्कूल तक नहीं पहुंचे हैं। तो अगर शिक्षा ही नहीं पहुंच रही है तो बाकी विकास की चीजें कहां तक पहुंचेगी? सड़कें नहीं पहुंच पा रही उनकी गलियों में, अब गैस का सिलेंडर जा रहा है, उनके घरों में बल्ब जा रहे हैं। तो मुझे लगता है क्रीमी लेयर मुस्लिम समुदाय में भी एक्सपोज कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फिर उनको आह्वान दे रहे हैं जिनको अब तक सारी बेनिफिट से वंचित रखा गया है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।